हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आने वाले तुम्हारा टर्म वन का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चैप्टर वन फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने कहा था द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बिन गिवन टू द रिच। ये वाला जो स्टेटमेंट्स किसने कहा था कि द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बिन गिवन टू द रिच। इसको अगर आता है एग्ज़ाम मतलब आंसर अगर तुम्हें आ रहा है तो वीडियो को पॉज करना है और आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिखना है कि कितना तुम्हारा सही हुआ, मतलब जो भी टोटल क्वेश्चंस होगा उनमें से कितना तुम्हारा सही हुआ, ठीक है। तो इससे एक तरह से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा जो पढ़े हो। तो ये वाला जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी। ओके, जॉन पॉल मारात ने कहा था ये वाला सेंटेंस, ये वाला स्टेटमेंट जो दिया था किसने दिया था? जॉन पॉल मारात। ओके, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। अगला क्वेश्चन, नेशनल असेंबली द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। हम सबको पता है कि नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेनली किसके लिए बनाया गया था? टू लिमिट द पावर्स ऑफ किसकी पावर को लिमिट करने के लिए लिमिटेड करने के लिए ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो ऑप्शन देख सकते हो, ए में है मोनार्क, फिर बी वर्ल्डीमैन, सी बिजनेसमैन एंड डी द प्रेस। तो इसका सही आंसर सबको पता होगा, वो राजा की पावर को लिमिटेड मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, मेनली राजा की पावर को, जो वो एब्सोल्यूटिस्ट पावर था उनका, मतलब वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट जो राजा थे उनकी पावर को पाबंदी लगाने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया था। ओके, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रांस बना था। हम कह सकते हैं फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी रहा, उसके साथ साथ राजा भी था प्लस किंग, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इनमें से कौन लिखे हैं एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, ठीक है। ये जो इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड ई स्टेट, ये वाला पैम्फलेट किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं मिराबू, फिर बी अबेशियस, फिर जॉन पॉल मारात, और एक ऑप्शन डी दैट इज़ ओलंपी डी गोज। तो इनमें से जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी। ओके, अबेशियस ने ये वाला पैम्फलेट लिखा था। मिराबू एंड अविशियस, ये दोनों याद रखना, ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे लीडर थे, ठीक है। किसके लीडर थे? वो जो नेशनल असेंबली बनाया गया था टेनिस कोर्ट ऑथ, आगे उनकी विस्तार पे चर्चा करूंगा मैं। तो उनका ये लीडर थे। उनमें से अबेशियस ने लिखा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉम्पलेट जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। चलो यहाँ पे ऑप्शन डी की जॉन पॉल मारात, तो इसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया। ऑप्शन डी की जो अगर हम बात करें, ये जो लिखा गया है ओलंपी डी गोज, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये एक महिला थी, एक वोमेन थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओलंपी डी गोज वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वोमेन, ठीक है, इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। तो फ्रांस की रिवॉल्यूशन में ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहती थी ये वोमेन, और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जिसने नेशनल असेंबली ने बनाया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम्हें याद होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता था एक डिक्लारेशन से। उस डिक्लारेशन को हम कहते हैं डिक्लारेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिक्लारेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन। ओके, तो यहाँ पे देखो मैन एंड सिटीजन की बात की गई। मतलब जब पहली बार फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था, मतलब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब से ही वुमेन के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। ये एक याद रखने वाली बात है। और इसी के विरुद्ध में, इसी के खिलाफ इन्होंने एक आवाज़ उठाया था 1791 में, और उन्होंने लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो इसके खिलाफ उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा था ये 1791 में। और ये क्वीन को एड्रेस करके, उस टाइम पे जो रानी कौन थी, मैरी एंटोनेट, उनको ये लिखा था। उसके साथ साथ ये जब जैकोबिन गवर्नमेंट बना 1792 में, ठीक है,
उसके बारे में भी आगे हम काफ़ी चर्चा करेंगे। 1792 में जब जैकोबिन गवर्नमेंट बनता है तो उस टाइम पे भी ये उस गवर्नमेंट की जो आर्बिटरीनेस, मतलब वो जो जैसे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अपने मनमानी कर रहा था, तो इसके लिए उन्होंने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। तो दैट्स वाई उनको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट मतलब गिलोटिन पे मार दिया गया था। ओके, तो इनका नाम याद रखना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वोमेन थी उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो जैकोबिन क्लब को बिलोंग नहीं करते थे या फिर जैकोबिन क्लब के अंदर ये नहीं आते थे। तो हमको पता है कि जो जैकोबिन क्लब में मेनली थर्ड इस्टेट की जो वो मतलब थर्ड इस्टेट का भी जो लोअर सेक्शन था, ठीक है, जहाँ पे मेनली आर्टिसंस थे, ठीक है, शॉपकीपर्स थे, शू मेकर थे, पीजेंट्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे, ये सब जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। बट मैन विथ प्रॉपर्टी, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करता था, वो नहीं थे किसके अंदर, जैकोबिन क्लब के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मैन विथ प्रॉपर्टी, जो कि जैकोबिन क्लब का मेंबर नहीं थे। अगर जैकोबिन क्लब की अगर बात आती है तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। जैकोबिन क्लब उन्होंने अपना नाम कहाँ से रखा था, तो दे गॉट देयर नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जेकब। ठीक है, एक्चुअली व्हाट इज़ कॉन्वेंट? कॉन्वेंट कुछ नहीं होता है, एक तरह का एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, तुम चर्च जैसे मान सकते हो। एक पुराना चर्च पेरिस में था जिसका नाम था सेंट जेकब, उसी के नाम के हिसाब से इन्होंने अपना नाम रखा था, अपना पॉलिटिकल पार्टी का नाम, उनका नाम रखा था जैकोबिन क्लब। ठीक है, और इनको कैसे पहचाना जाता था, इन्होंने एक अपना खुद का यूनिफॉर्म भी बनवा दिया था, जैसे स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म बनवाते हैं, और उस यूनिफॉर्म को क्या कहा जाता था, सेंस क्लूटोस। ठीक है, और जैकोबिन्स को भी सेंस क्लूटोस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये जो पहनते थे सेंस क्लूटोस, उसका मतलब था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, मतलब घुटनों के नीचे तक कपड़े पहनते थे, यू नो व्हाट, प्लाजो टाइप का कुछ आजकल का, ठीक है, जो लड़कियां पहनती है। तो और जैकोबिन क्लब की अगर हम और एक फैक्ट याद रखने की चाहें तो जो समर ऑफ 1792 का समर के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्लान किया था इंसरेक्शन का। इंसरेक्शन मतलब होता है एक तरह से जाके जो रूलर होंगे, ठीक है, तख्ता पलट करने की ऐसा कुछ प्लान किया था, मतलब राजा को हटा के, और इन्होंने किया भी था। ठीक है, जाके राजा के गार्ड्स को मार के राजा को भी 2-4 थप्पड़ दे के हालांकि उसको और बंदी बना के रखा था। फिर फाइनली उन्होंने इलेक्शन भी करवाए थे। ओके, तो ये सब चीज़ें, और ये जो कहाँ पे जब गए थे राजा को बंदी बनाने के लिए, तो राजा किस महल में थे, ठीक है, हमने पढ़ा है वर्साइल की महल थी, ठीक है, पेरिस में थी। तो राजा की एक महल यहाँ पे भी थी, उस महल का, उस जगह का नाम है, उस महल का नाम है पैलेस ऑफ टुलरीज। ओके, पैलेस ऑफ टुलरीज, यहाँ पे उस टाइम पे राजा थे। और ये समर ऑफ 1792 में जैकोबिन क्लब के मेंबर सब जाते हैं और राजा को बंदी बना लेते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रेंच वोमेन डिमांडेड द राइट, वो फ्रेंच की महिलाएं कौन सी अधिकार हमेशा वो डिमांड करती रहती थी। तो ऑप्शन ए देख सकते हो, राइट टू वोट उनको चाहिए था, या राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, या टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इनको सारे के सारे राइट्स चाहिए था, तो इसलिए वो कंटिन्यूसली डिमांड करती थी पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज बना के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था किस किस के बीच में, यूरोप, अमेरिका और किसके बीच में। ठीक है, मतलब अगर हम देखें इसकी, अगर हम डिटेल में इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे मान लो ये हो गया हमारा यूरोप, ये हो गया अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला रीजन, और ये हो गया अफ्रीका नीचे। तो यहाँ से क्या होता था, फ्रांस, जैसे भारत अंग्रेज़ों का एक कॉलोनी हुआ करता था, उसी तरह से फ्रांस का भी अमेरिकन ये वाला रीजन पे, जो कैरेबियन आइलैंड्स हो गया, नॉर्थ अमेरिका के नीचे वाला एरिया जहाँ पे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका टच होता है, तो उस वाले एरिया में उनका बहुत सारा क्या होता था कि कॉलोनीज होता था, छोटे छोटे आइलैंड्स पे, जहाँ पे वो खेती करते थे अलग अलग चीज़ों का, और प्लांटेशन वर्क का होता था। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे लेबर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता था। तो इसलिए वो क्या करते थे, वो जाते थे अफ्रीका, अफ्रीका से जाके खरीदते थे किसको, स्लेब को, फिर जाके उसको यहाँ पे बेचते थे, मतलब खरीद के यहाँ पे जाके बेच देते थे, जो प्लांटेशन वर्कर वाला एरिया में वहाँ पे काम करवाने के लिए, फिर यहाँ पे लेके मतलब फिर वापस आ जाते थे फ्रांस। तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर स्लेब शेप में एक चल रहा था ट्रायंगुलर स्लेब ट्रेड। तो एज आई हैव टोल्ड यू द आंसर, तुम्हें पता ही चल गया होगा कि और कौन सा, तो एक यूरोप, अमेरिका
और किसके साथ, दैट इज़ अफ्रीका। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था। जब स्लेव ट्रेड की बात आती है तो कुछ पॉइंट्स और याद रख लेते हैं। पहली बार एक्चुअली 1794 में, जब जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम पे 1794 में एक कानून लाया गया था। उसके हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि सारे के सारे स्लेब्स को हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ठीक है, फ्री कर देंगे। ये पहली बार लाया गया था फ्रांस में। लेकिन फिर 10 साल के बाद, उसके लगभग 1804 में, जब नेपोलियन राजा बनते हैं या फिर रूलर होते हैं किसके, फ्रांस के, तो उन्होंने स्लेवरी को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया था फ्रांस में। ठीक है, 1794 में पहले इसको एबोलिश किया गया था, फिर 1804 में नेपोलियन ने उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया। तुम्हें बस याद रखना है एक चीज़ कि फाइनली कब फ्रांस या फिर फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेवरी को, ये जो स्लेव ट्रेड वगैरह, इसको कब बंद किया गया। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। ठीक है, 1848 में इसको बंद कर दिया गया था। और स्लेव ट्रेड से रिलेटेड और एक चीज़ याद तुम्हें ध्यान रखना है, दैट इज़ निग्रोज। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है, निग्रोज किनको कहा जाता था, ए टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका, दैट इज़ साउथ ऑफ सहारा। सहारा डेजर्ट के साउथ वाले रीजन में जो इंडिजिनियस मतलब अफ्रीकन लोगों को, उनको क्या कहा जाता था, निग्रोज कहा जाता था। ठीक है, हालांकि आज ये टर्म काफ़ी पुराना हो चुका है, इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है। ठीक है, तो ये टर्म भी तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल सिंबल जो एक था, है कि नहीं, 2 पेज है तुम्हारे एनसीईआरटी में पॉलिटिकल सिंबल के ऊपर, तो अलग अलग सिंबल दिया गया है और उसके वो सिंबल किसको दर्शाता था, किसके बारे में वो सिंबल बताता था। तो वही से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो। अपन बिकम फ्री द स्लेव, और जब स्लेव कोई फ्री हो जाता था तो वो किस कॉलर का, या फिर हाँ किस कॉलर का केप पहनता था, टोपी पहनता था। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन आयो। ये होगा कौन सा, ऑप्शन सी, दैट इज़ रेड केप। ठीक है, रेड कैप किसको डिनोट करता था, जब स्लेव फ्री हो जाते थे और वो ये कैप पहनते थे। तो जब बात आती है पॉलिटिकल सिंबल्स की, तो सारे के सारे पॉलिटिकल सिंबल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोकन चेन जो था, ब्रोकन चेन किसको सिम्बलाइज करता था, तो ब्रोकन चेन किसका सिंबल था, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, आज़ाद होने का सिंबल था। फिर एक था बंडल ऑफ रोड्स, ये किसको दिखाता था, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। फिर एक था सेप्टर, जिसको राजदंड भी कहा जाता है। सेप्टर किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ठीक है, फिर एक सिंबल था स्नेक बाइटिंग इट्स टेल। ठीक है, सांप खुद अपनी टेल को बाइट कर रहा है। तो ये वाला जो सिंबल था, ये किसको दिखाता था, सिंबल ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाला। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत। फिर ब्लू वाइट रेड, ये किसको सिंबलाइज करता था, तो दीज आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, ब्लू वाइट रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। फिर एक था विंग्ड वोमेन। ठीक है, जो पंख लगे परी जैसी एक महिला, उड़ती महिला। ठीक है, विंग्ड वोमेन, ये एक्चुअली दिखाया जाता था किसको, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। कानून को वो एक देवी के रूप में, ठीक है, एक इंसान के रूप में कानून को वो देखते थे, या फिर कानून को जब एक इंसान का रूप दे दिया जाता था तो उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, और एक था लॉ टेबलेट, है कि नहीं, एक कुछ टेबलेट टाइप का था लॉ टेबलेट। ये किसके लिए था, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून के सामने बराबर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हु आर नॉट कॉन्सिडर्ड पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, इनमें से कौन जिनको पैसिव सिटीजन नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि वोमेन, फिर चिल्ड्रेन, नॉन प्रोपोर्टेड मैन, और डी वेल्दी पीपल। ठीक है, गलत नहीं करना है यहाँ पे। अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पैसिव सिटीजन्स नहीं था, नॉट। तो हमको पता है वोमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वो पैसिव थे। चिल्ड्रेन तो भाई हो ही नहीं सकते। और एक चीज़, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, मतलब जो क्या नहीं करते थे, प्रॉपर्टी नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से देंगे, है कि नहीं, मेनली। तो जो प्रॉपर्टी नहीं था उनको भी हम कहते थे पैसिव सिटीजन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पैसिव सिटीजन नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा, आई होप सबको पता चल ही गया होगा, दैट इज ऑप्शन डी, वेल्दी पीपल। ओके, जिनके पास संपत्ति था, वेल्थ था, उनको नहीं कहा जाता था ये पैसिव सिटीजन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो अगर हम बात करें एक्टिव सिटीजन की, अगर हम बात करें तो जो टैक्स पेयर थे मेनली, जिनके पास प्रॉपर्टी था और जो टैक्स देते थे, और उनका उम्र
उनका एज 25 या 25 से ज़्यादा, 25 और 25 प्लस, ठीक है। और वो क्या कर पाएंगे, वो टैक्स देते होंगे, ठीक है। कितना टैक्स देंगे, अमाउंट शुड बी इक्वल टू, और उनका अमाउंट कितना होगा कि अमाउंट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द 3 डेज वेज ऑफ लेबर, मतलब 3 दिन काम करने के बाद जितना पैसा मिलता है उतना रुपए का अगर वो एटलीस्ट टैक्स पे कर रहा है तभी उसको हम एक्टिव सिटीजन मानेंगे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के हिसाब से इस तरह का सिचुएशन को बनाया गया था, याद रखना 25 ईयर्स, ओके। द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड, मतलब वो पूछ रहा है कि थर्ड स्टेट किन किन को लेके बना हुआ था। पोर सर्वेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, ये तो भाई सबको पता है, ये भी थे, है कि नहीं। पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ये भी थे। बिग बिजनेसमैन, मार्चेंट्स एंड लॉयर्स, ये भी थे, है कि नहीं। थर्ड स्टेट को भी अगर हम देखें तो 3 हिस्से में बांट सकते हैं, ऊपर वाला एक, नीचे वाले सिर्फ लैंडलेस लेबरर और पीजेंट्स थे। यहाँ पे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस थे, ऊपर वाले में कौन से थे, यहाँ पे बिग बिजनेसमैन एंड लॉयर्स थे, ठीक है। तो ये सारे का सारे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑल ऑफ द एबव। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन अगर तुम्हें याद होगा कि 1792 में जब जैकोबिन क्लब ने पावर को छीन लिया, किन से, नेशनल असेंबली से, जो पुराने वाला नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसने बनाए थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो फ्रांस को कन्वर्ट किए थे, 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, तो उनसे जब वो पावर छीन लेते हैं और राजा को बंदी बना लेते हैं, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवाए थे, ठीक है। इलेक्शन पहले करवाए और इलेक्शन में उन्होंने बोला कि जिनका उम्र 21 साल से ज़्यादा, और वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। फिर उन्होंने वोटिंग करवाया और वोटिंग के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया, कुछ इस तरह से नेशनल असेंबली की तरह ही तुम समझ सकते हो, ठीक है। और उस ग्रुप का उन्होंने नाम नेशनल, इससे पहले क्या था, उसका नाम नेशनल असेंबली था, है कि नहीं। और उस नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके उन्होंने उसका नाम रख दिया नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। और ये नेशनल कन्वेंशन ने पहले डिक्लेयर किया था, जब वो नेशनल कन्वेंशन बन जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन क्या है, डिक्लेयर्ड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये पूरी तरह से गलत होगा, ये नेशनल कन्वेंशन ने नहीं, ये नेशनल असेंबली ने किया था। फिर उन्होंने मोनार्की को एबोलिश किया, ठीक है। फिर ऑल मैन एंड वोमेन अबव 21 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट। देखो ये वाला ऑप्शन तुम्हें कुछ सही लग रहा होगा कि 21 साल से उम्र सभी को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे वोमेन ऐड कर दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, तो दैट इज़ डी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक इन द सेंस ऑफ, मतलब अब राजा का कोई वैल्यू नहीं बचा, किंग फिनिश्ड, ठीक है। उसके अगले साल राजा को भी गिलोटिन करवा दिया गया, मार दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, नेशनल कन्वेंशन ने क्या डिक्लेयर किया था, फ्रांस को एक रिपब्लिक, ओके। अगला सवाल कि हाउ डज ए सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। पहले तो तुम्हें समझना है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। सबसिस्टेंस क्राइसिस कुछ नहीं होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब क्या होता है, मेनली फूड हो गया, फूड है कि नहीं, क्लोथेस और शेल्टर, ये 3 चीज़ अगर एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है, तो कुछ ऐसा परिस्थिति होगा जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब जिंदा रहने के लिए, हालांकि एक मुलाकात ज़रूरी नहीं है, ये तीनों ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ अगर खतरे में है किसी भी इंसान का या फिर वहीं पे रहने वाले लोगों का, तो उस तरह की परिस्थिति को फ्रांस में क्या कहा जाता था, सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो अब हमको क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसिस्टेंस क्राइसिस होने का वजह बन सकता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बेड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, बिल्कुल खाने को नहीं मिलेगा अगर अच्छा खेती या फिर अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ। फिर फूड प्राइसेस राइज एंड पोरेस्ट कैन नॉट बाई ब्रेड, तो ये भी तो है खाने के लिए। लीड्स टू वीकर बॉडीज डिजीज डेथ्स एंड इवन फूड रियोट्स, ठीक है, ये भी है, खाना वाना अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो ये सब परिस्थिति होना ही है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे के सारे कारण बन सकते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस होने के लिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, मतलब कौन सा इनमें से सही नहीं है थर्ड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो थर्ड स्टेट वाज मेड ऑफ द पोर ओनली। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस, वो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि थर्ड स्टेट में सिर्फ पोर ही थे। भाई सिर्फ पोर नहीं थे, है कि नहीं, बिग बिजनेसमैन भी थे, लॉयर्स भी थे, तो सिर्फ पोर थोड़ी थे। जहाँ पे ओनली लग दिया तो भाई गलत हो गया ये वाला सेंटेंस। उसके बाद कह रहा है कि बी विद इन द थर्ड स्टेट समवेयर रिच एंड समवेयर पोर। चलो, और यहाँ पे बोल रहा है कि रिचर मेंबर्स, सी बोल रहा है कि रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट ऑन लैंड्स, पीजेंट्स और ऑब्लाइज टू सर्व इन द आर्मी और बिल्ड रोड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज़ द अनट्रू। पहले ही मैंने बता दिया कि ये गलत है, सिर्फ पोर नहीं थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। उसने कहा कि इनमें से कौन सा अनट्रू मतलब गलत है, तो ये पहला वाला गलत है। थर्ड स्टेट में कुछ रिच भी थे, कुछ पोर भी थे, है कि नहीं, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। और रिचर मेंबर जो थे उनके पास ज़मीन खुद का था, फिर पीजेंट्स को आर्मी में जाने की ऑब्लाइज थे, या फिर उनको रास्ते बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ द थर्ड स्टेट वाज मेड अप ऑफ द पोर ओनली। सिर्फ पोर ही नहीं थे, वहाँ पे रिच भी थे। ओके, अगला सवाल कि गिलोटिन क्या था भाई, व्हाट वाज गिलोटिन? गिलोटिन वाज डेस। तो सबको पता है गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस बनाया गया था जिसको मारने के लिए लोगों को, है कि नहीं। और किसने बनाया था? डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था। तो उन्होंने बनाया था डॉक्टर गिलोटिन ने, इसके लिए उसका नाम भी उन्हीं के नाम के हिसाब से रख दिया गया, गिलोटिन। तो गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तुम देख सकते हो, ए डिवाइस कॉन्सिस्टिंग ऑफ टू पोल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे एक बहुत शार्प ब्लेड होगा, फिर यहाँ पे एक लकड़ी का कुछ होता है, यहाँ पे मुंडी को घुसा देते हैं, फिर ब्लेड को छोड़ देते हैं, तो इसी मतलब जो हेड होगा, ठीक है, मतलब धड़ से सर को अलग करने के लिए। ठीक है, अ डिवाइस कॉन्सिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन वॉज बी हेडेड, मतलब उसके धड़ से सर को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वर्ड लीवर स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए इस्तेमाल होता था? ठीक है, तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ओके, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, एक्चुअली फ्रांस में क्या चल रहा था, करेंसी, जैसे इंडिया में रुपीज़ है, और यूएसए में डॉलर है, रशिया में रुबेल है कि नहीं, तो अलग अलग, जापान में येन है। तो उस तरह से फ्रांस में एक तरह का करेंसी चल रहा था, उस करेंसी का नाम था लीवर। और ये 1794 के बाद ये बंद हो जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस व्हिच ऑक्योर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस, जो फ्रांस में बार बार आता रहता था। तो जैसे ही मैंने पहले इसके बारे में बता दिया कि एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया इसको, एक ऐसा परिस्थिति जहाँ से बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड खतरे में हो। उसका अगला वाला सवाल देखो, व्हाट वाज ई स्टेट जनरल? एक्चुअली ई स्टेट जनरल था क्या? तो ई स्टेट जनरल क्या था, ऑप्शन देख सकते हो तुम। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एक पोस्ट आर्मी जनरल था, या फिर आर्मी जनरल का कोई एक पोस्ट था, या फिर एक पॉलिटिकल बॉडी था, या फिर ये हेड ऑफ द ऑल लैंडेड प्रॉपर्टी उसका हेड था, या राजा को एडवाइस देने के लिए कोई एडवाइज़र था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ए पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है, स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी। ओके, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ओल्ड रेजिम, ये जो टर्म इस्तेमाल होता था, ये यूजुअली किसको डिस्क्राइब करने के लिए? ठीक है, ओल्ड रेजिम मतलब कोई एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो कौन सा टाइम पीरियड? क्या फ्रांस बिफोर 1000 BC, या सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 AD, या फिर ऑप्शन सी दैट इज सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी, दैट इज 1789 से पहले फ्रांस का जो सोसाइटी था, 1789 से पहले, उसको ही कहा जाता था ओल्ड रेजिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी किताब, व्हिच ऑफ दिस बुक्स वाज रिटन बाय जॉन लॉकी? जॉन लॉकी इन्होंने कौन सा किताब लिखा था? तो यहाँ पे देख सकते हो कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जल्दी कमेंट करो इसका आंसर कौन सा होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, 2 ट्रीटीज ऑन नहीं होगा यहाँ पे, इस ऑन को हटा दो यहाँ से, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये वाला किताब किसने लिखा था? जॉन लॉक। ठीक है, इन किताबों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब बात करते हैं किताबों की तो ध्यान रखना जॉन लॉकी ने लिखा था कौन सा वाला किताब? 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि उस किताब में किसके बारे में लिखा गया ये भी पूछ लिया जाए। तो उन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में उनका जो बेसिक आइडिया था या फिर जो मेन थीम था उन्होंने रिफ्यूट किया था, मतलब उसको खिलाफ बोला था। किसके खिलाफ बोला था? द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान भाषा में समझने की अगर कोशिश करें, द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन मतलब उस टाइम पे राजा को क्या माना जाता था? राजा भगवान का ही रूप है। ठीक है, राजा ऐसा ढिंढोरा पीटता था कि अगर राजा के खिलाफ बोल रहे हो तो इसका मतलब तुम भगवान के खिलाफ बोल रहे हो, भगवान से डरो, इस तरह से वो कुछ बोलते थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन मतलब होता है कि राजा खुद को भगवान का स्वरूप मानता था। एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क, एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क मतलब जो राजा या फिर राजशाही था उनके राइट्स का कोई भी लिमिटेशन नहीं, पूरा अनलिमिटेड जियो डाटा कुछ इस तरह से था वो। ठीक है, मतलब कोई एब्सोल्यूट ही मतलब होता है कि उसका उनका कोई पावर में रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई उनको रोक नहीं सकता, उनका मर्जी जो आएगा वो करेंगे। ठीक है, एक जो थ्योरीज था इस तरह की जो उस टाइम पे सोसाइटी में इस तरह की जो प्रथाएं थी तो उनके खिलाफ उन्होंने इस किताब में लिखा था, जिस किताब का नाम था 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें मॉन्टेस्क्यू, तीन ही इंटेलेक्चुअल के नाम तुम्हें याद रखना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिलेटेड, एक जॉन लॉकी, दूसरा मॉन्टेस्क्यू और तीसरा रूसो। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था? उन्होंने एक किताब लिखा था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि पावर शुड बी डिवाइडेड, पावर को डिवाइड करेंगे हम किस किस के बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हिंदी में मत जाओ, बस याद रखो डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी किसने बोला था? मॉन्टेस्क्यू ने। किताब कौन सा था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, फिर रूसो ने एक किताब लिखा था जिन किताब का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने लिखा था मेनली उनका बेसिक आइडिया क्या था? 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, इसी किताब की इस आइडिया से उन्होंने थर्ड स्टेट वाले इंस्पायर होकर वो जाके डिमांड किए कहाँ पे? स्टेट जनरल में। ये जो रिप्रेजेंटेटिव 1 ग्रुप 1 वोट वाला सिचुएशन था, उन्होंने कहा वहाँ पे कहा राजा से कि हमको चाहिए क्या? 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, तो ये किसने किया था? रूसो ने लिखा था। किताब कौन सा था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला सवाल उसी के ऊपर बेस है जो अभी अभी मैंने बताया कि इन द मीटिंग ऑफ द ईस्टर जनरल, जब ईस्टर जनरल का मीटिंग हुआ, ठीक है, और तुम्हें कमेंट करके बताना है कब हुआ था ये मीटिंग। द ईस्टर जनरल जो बुलाया गया, लास्ट कब बुलाया गया था, और हालांकि यहाँ तो लिख ही दिया है मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो द ईस्टर जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट का क्या क्या डिमांड था? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऑल 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट ऑल टुगेदर। क्या सभी मिलके एक वोट देने का अधिकार वो मांग रहे थे कि सबका एक ही वोट होगा? हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। ईच स्टेट शुड हैव 1 वोट, हर एक स्टेट का एक एक वोट, ये तो पहले से ही था तो ये भी गलत हो जाएगा। बी सॉरी उल्टा पल्टा हो गया ऑप्शन, कोई बात नहीं। ईच मेंबर ऑफ द स्टेट शुड हैव 1 वोट, हाँ यही सवाल, यही जवाब होगा इसका। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 पर्सन 1 वोट, एक मेंबर का एक वोट होगा। इससे पहले क्या था कि एक ग्रुप का एक वोट था। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेट वाले उनका टोटली एक वोट होगा, सेकंड स्टेट वाले उनका, थर्ड स्टेट वाला उनका। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 1 पर्सन 1 वोट। अगर ईस्टर जनरल की बात हम करें तो कुछ फैक्ट्स और याद रख लेते हैं। पहली बार, हालांकि पहली बार नहीं, ईस्टर जनरल जो आखिरी बार बुलाया गया था लास्ट टाइम 1789 से पहले, लास्ट टाइम लगभग 175 ईयर्स बैक, ओके, ये पे बुलाया गया था लगभग 175 साल पहले, जबकि 1614 में इसको बुलाया गया था। किसको? ईस्टर जनरल को। उसके बाद कभी ये मीटिंग बुलाया नहीं गया। फिर कब बुलाया गया? 175 साल के बाद, लगभग 5 मई 1789, 5 मई 1789 को इसको फिर से बुलाया गया था। ओके, 5 मई 1789। ये वाला पॉइंट तो मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया है कि थर्ड स्टेट जब वर्साइल में, ठीक है, जब उनको बाहर निकाल दिया राजा ने, कहाँ से? ईस्टर जनरल वाला मीटिंग से, तो फिर ये कहाँ जाते हैं? एक टेनिस कोर्ट नामक जगह था, वहाँ पे जाके ये ओथ लेते हैं और खुद को
नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कांड हुआ सब, ये जो घटना सब हुआ, तो इनका लीडर कौन था, किन्होंने, किन दो ने या फिर किसी एक ने ये थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनको या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको लीड करके टेनिस कोर्ट ओथ दिलवाया और खुद को नेशनल असेंबली भी घोषित करवा दिया गया। तो ये और कोई नहीं, दोनों हैं, मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें, मिराबू एंड अविशियस, ये दोनों मिलकर ये कांड किए थे। दैट इज़ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और इसको याद रखना है, इसको टेनिस कोर्ट ओथ भी कहा जाता है। ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ। अगला सवाल 1789 के 4 अगस्त ऑफ 1789 को नेशनल असेंबली ने कुछ पास किया था, एक तरह का कानून पास किया था, और उस कानून के हिसाब से कौन कौन सा प्रोविज़न उस कानून के अंदर था। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशंस, ऑप्शन बी कह रहा है कि क्लर्जी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेस, ऑप्शन सी कह रहा है कि थाइज, जिसको हम तीथेज भी कह सकते हैं, और एबोलिस्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हालांकि देखो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा ये सारे के सारे होंगे ऑल ऑफ द अबव। अगस्त, जुलाई में क्या होता है, जुलाई 14 को फॉल ऑफ बेस्टिल हो जाता है, बेस्टिल स्टॉर्म को बर्बाद कर दी जाती है। फिर उसके बाद राजा को भी पता चल जाता है कि अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, फिर राजा भी एग्री हो जाता है नेशनल असेंबली के साथ और उनको कहता है कि चलो ठीक है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, मैं राजी हूँ। ठीक है, नेशनल असेंबली के साथ, मतलब मैं राजा भी रहूँगा, उसके साथ साथ कोई पार्लियामेंट टाइप का भी कुछ होगा जो मेरा पावर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद जब राजा की हकड़ी निकल जाती है तो सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट वाले, क्लर्जी और नोबिलिटी वाले, उनके ऊपर भी नेशनल असेंबली एक्शन लेते हैं और वो कानून बनाता है कब, 4 अगस्त 1789 को ये कानून लागू होता है कि जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल लॉर्ड थे, ठीक है, उनके पास ज़मीन था, जो चर्च वगैरह जो कलेक्ट करते थे, ताइज जिसको हम तीथेज भी कहते हैं, इस तरह के टैक्सेस को इनको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट होता था। ठीक है, नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट होता था। एक चीज़ मैं तुम्हें अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि नेशनल असेंबली जो था, पहले देखो, जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे थर्ड स्टेट की तरफ से ई स्टेट जनरल में, ध्यान रखना एक बात, ई स्टेट जनरल में जो बंदे आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, कितने बंदे आए थे, 600 आए थे, 600 इनका मेंबर तो 600 था। तो इन्होंने, इनका लीडर कौन बना, जब इनको वहाँ से बाहर निकाल दी जाती है ई स्टेट जनरल से, ठीक है, जब इन्होंने 1 पर्सन 1 वोट इस तरह से डिमांड करते हैं तो राजा इनको वहाँ से भगा देता है। तो उसके बाद मिराबू एंड अवेशियस इन दोनों का, इन सबको लीड करते हैं और लेके जाते हैं टेनिस कोर्ट नामक जगह पे। फिर वो क्या करते हैं, टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं, मतलब एक तरह का शपथ लेते हैं कि जब तक फ्रांस में हम एक नई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते तब तक हम क्या नहीं करेंगे, ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से कुछ। और उन्होंने वहाँ पे खुद को, जो ये 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, वो खुद को उन्होंने क्या घोषणा कर दी कि वी आर द नेशनल असेंबली ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये वाला नेशनल असेंबली 1791 से पहले वाला मैं बता रहा हूँ। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उससे पहले ही नेशनल असेंबली बन चुका था। ठीक है, फिर क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट तो अब आया कि जब 1791 में फिर से इन्होंने बना दी कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से मतलब पहली बार, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद हम चुनेंगे किसको, नेशनल असेंबली को चुनेंगे। ठीक है, मतलब 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्शन हुआ। पहला वाला जो नेशनल असेंबली था, जो टेनिस कोर्ट वाला, ठीक है, 20 जून को जो वो लिया गया था, और तो वो वाला नेशनल असेंबली 1791 तक था। फिर एक नया नेशनल असेंबली बना वहाँ पे। ठीक है, और नया नेशनल असेंबली कैसे बना भाई, इलेक्शन। और 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कैसा होना था तुम्हें पता ही होगा, उन्होंने पहले सिटीजन को 2 हिस्से में बांट दिया, एक हो गया एक्टिव सिटीजन, दूसरा हो गया पैसिव सिटीजन, ये तो मैंने चर्चा कर दिया है। फिर एक्टिव सिटीजन क्या करेंगे, ये देंगे वोट। ठीक है, ये किसको वोट देंगे, ये वोट देके चुनेंगे किनको, इलेक्टर्स को। ये ध्यान रखना है, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एक्टिव सिटीजन होंगे, जो प्रॉपर्टी जिनके पास होगा, वेल्दी पर्सन जो टैक्स देते होंगे, वो वोट देंगे किनको, इलेक्टर्स को, मतलब वो चुनेंगे इलेक्टर्स को। यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक्टिव सिटीजन्स देंगे किसको वोट, इलेक्टर्स को। और इलेक्टर्स कितने होंगे, वो चुनेंगे 50,000, 50K इलेक्टर्स।
ठीक है, लगभग 2-3 मिलियन थे। कौन? एक्टिव सिटीजन। इन्होंने चुना उनमें से 50,000 को इलेक्टर्स। फिर ये 50,000 इलेक्टर किसको चूज करेंगे? मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। जो नया नेशनल असेंबली बनेगा, नेशनल असेंबली नया बनेगा, पार्लियामेंट टाइप का, जैसे हमने एमपी को वोट दिया तो हो गए लोकसभा में, ठीक है। तो फिर वो जाके चुनेंगे प्रधानमंत्री को। तो कुछ इस तरह से हुआ। तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को चुनेगा कौन? इलेक्टर्स। तो क्या यहाँ पे ये डायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे हैं? नहीं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। तुम ध्यान से देखो, तो सवाल वही पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 नेशनल असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड। डायरेक्टली नहीं हो सकते, राजा भी नहीं अपॉइंट कर रहा है, इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई हेरिडेटरी नहीं था, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और जब हम बात कर रहे हैं 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक प्रीएम्बल से शुरू होता है कि नहीं? होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इस तरह से होता है। तो उसी तरह से फ्रांस का जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक डिक्लारेशन से शुरू होता था, और उस डिक्लारेशन का नाम क्या था? डिक्लारेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। हालांकि इसके बारे में पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने पहले सिटीजन को डिवाइड किया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में। एक्टिव सिटीजन क्या करते थे? इलेक्टर को चूज करते थे, जो 50,000 लगभग थे। फिर वो 50,000 चूज करते थे किनको? नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, जो कितने थे? 745। और यही नेशनल असेंबली के मेंबर क्या करते थे? फिर आगे चल के मिनिस्टर को चूज करते थे, और मिनिस्टर और राजा को भी कंट्रोल करते थे, ठीक है। एंड कंट्रोल किंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है और कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसके लिए, हालांकि मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर ही चुका हूँ, इसको अपलोड नहीं किया हूँ, मैं करवा दूँगा कि जो जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट वाला क्लास लिया है, ठीक है, रिसेंटली। चलो, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगला सवाल उसी 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से है कि वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राइट्स, जो अधिकार 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, वो कौन सा राइट्स को हम नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स नहीं कह सकते, ठीक है। व्हिच ऑफ दिस राइट्स आर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे देखो, राइट टू लाइफ ये वाला भी था, जिंदा रहने के जो अधिकार, ये वाला राइट था 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन ये भी था। इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये भी था। तो यहाँ पे एक्चुअली सवाल ये गलत पूछ रहा है, व्हिच ऑफ दिस राइट्स आर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, तो इसको काट दो और यहाँ पे लिख दो नॉन ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे थे नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मेनली यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहा है कि डेट ऑफ द बेस्टिल स्टॉर्म, जो बेस्टिल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। देखो ये डायरेक्टली तुम्हारे एनसीईआरटी से सेंटेंस को उठाया है। ऑन द डेज द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। यहाँ पे वो कहीं भी नहीं लिख रहा है कि बेस्टिल फोर्ट को कब डिस्ट्रॉय करवाया गया था, ठीक है। ये वही दिन था जिस दिन क्या हुआ कि राजा ने आर्मी बुलाया था पेरिस में, फिर लोग गुस्सा हुए थे, फिर गुस्सा होके जाके तोड़ दिया था बेस्टिल को। तो इसका करेक्ट आंसर कब होगा? तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ऑप्शन बी द राइट आंसर, दैट इज़ 14 जुलाई 17, अभी ऑप्शन बी में नहीं है, सॉरी, ऑप्शन डी 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि सम 7,000 मेन एंड वोमेन वर गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए डेस, ठीक है। ये वही बेस्टिल फोर्ट के बारे में पूछ रहा है। उसी दिन क्या हुआ, लगभग 7,000 के आसपास कुछ मेन एंड वोमेन वहाँ एक जगह पे गैदर होते हैं टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने डिसाइड किया क्या करने के लिए? पार्टी करने के लिए? नहीं, पीपल्स पार्टी, ये गलत होगा। पीपल्स मिलिशिया या पीपल्स डेमोक्रेसी या पीपल्स प्रेजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर पीपल्स मिलिशिया। मिलिशिया मतलब कुछ इस तरह का एक सिचुएशन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो अहिंसा, गांधी जी वाला अहिंसा नहीं, वो हिंसा करते हैं, ठीक है, वो तोड़ फोड़ करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को क्या कहा जाता है? पीपल्स मिलिशिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द डेस पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टिल वायर द होप टू फाइंड होर्डेड एमुनेशन। पता ही होगा, किसी ने ये रूमर फैला दी थी कि
बैस्टिल में बहुत सारा क्या है, एम्यूनेशन है, मतलब हथियार वगैरह रखा गया है। तो इसकी वजह से जो लोग गुस्से में किस डायरेक्शन में गए थे बैस्टिल के पास, एक जगह तो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, फिर वहाँ से किस डायरेक्शन में गए, तो ये होगा ऑप्शन है दैट इज ईस्टर्न। ठीक है, इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। हमको लगा कि डायरेक्शन थोड़ी पूछेगा, पूछ लेता है कभी कभार बोर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन, और हम फंस जाते हैं यहाँ पे। तो फंसना नहीं है, बिल्कुल पट से हेडसेट लगाना है। अगला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई वॉज द फोर्ट्रेस प्रिजन द बैस्टिल हेटेड बाई ऑल। इसका मतलब बैस्टिल जो फोर्ट था इसको लोग बहुत ही ज़्यादा इसको नफरत करते थे। क्यों भाई, क्यों नफरत करते थे? तो इसका रीज़न है कि दैट इज़ ऑप्शन ए, इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। मतलब राजा का डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल था। इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब मैं बताऊँ तो कोई ज़्यादा डीप नहीं है, इसको कुछ इस तरह से आसानी से समझ सकते हो। राजा के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलता था ना, तो राजा पकड़ के इसी प्रिजन में उसको डाल देता था। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब एक तरह से कह सकते हैं तो कोई ज़्यादातर लोग इस प्रिजन को अच्छी तरह से जानते थे, और जानते थे इन द सेंस ऑफ कहीं ना कहीं वो इनका इस प्रिजन के साथ उनका नाता था, उनका कोई भाई, मामा, चाचा, कोई ना कोई इस प्रिजन में रहा ही होगा कभी। तो इसकी वजह से ये राजा का एक डेस्पोटिक पावर को, एक अत्याचारी राजा का एक शक्ल की तरह ये लोग दिखते थे। तो दैट्स वाई दे हेटेड द प्रिजन ऑफ बैस्टिल। व्हाट आर द मेन प्रोटेस्ट बाय द पीपल। एक्चुअली क्या जो प्रोटेस्ट, भाई लोग तो अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मेन प्रोटेस्ट क्या था? तो यहाँ पे पता ही होगा, लगाओ तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्राइस ऑफ ब्रेड, फिर बिहेवियर ऑफ द किंग, पॉवर्टी ऑफ द पीपल, या हाई टैक्सेस। तो लोग एक्चुअली अगर तुम देखो, टैक्स तो भाई हाई टैक्सेस की बात ही मत करो, टैक्स तो वो कब से दे रहे थे, बहुत ही पुराने टाइम से दे रहे थे, और थर्ड स्टेट वाले टैक्स दे रहे थे। तो इससे लोग ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन मेन प्रोटेस्ट ये उनका नहीं था। राजा के बिहेवियर की बात ही क्या करो, छोड़ो, ये तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। फिर पॉवर्टी ऑफ द पीपल, लोग तो गरीब पहले से भी थे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होता है जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है फ्रांस में, और प्राइस ऑफ ब्रेड का जो प्राइस बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से मेन प्रोटेस्ट वही था ना, जो वोमेन क्या कर रहे थे, लाइन पे खड़े थे बेकरी की शॉप के बाहर, फिर वहाँ पे उनको बेकर नहीं मिलता है, फिर वो पहले जाकर तोड़ते हैं किसको, दुकान को लूटते हैं, फिर उसके बाद वो बेस्टिल को तोड़ते हैं। तो मेन रीजन ऑफ द प्रोटेस्ट वाज प्राइस ऑफ ब्रेड। ओके, आई होप समझ रहे होगे। अगला सवाल पूछ रहा है कि बेस्टिल फोर्ट के बारे में, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्टिल स्टॉर्मिंग, मतलब जब बेस्टिल फोर्ट को तोड़ा गया उसके रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा ट्रू नहीं है, नहीं कौन सा ट्रू है। तो ये कहता है कि पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस। जी बिल्कुल, ये तो सही होगा। इट रिप्रेजेंट द डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग, अभी अभी तो बोला मैंने, राजा की डेस्पोटिक पावर को शो करता था। फ्रेंच कॉमन मैन हेटेड बेस्टिल, और फ्रेंच के कॉमन मैन इसको गुस्सा करते थे, इसको हेट करते थे, नफरत करते थे। तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सारे के सारे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हिच स्टेट ऑफ द फ्रांस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। मतलब हमें पता है फ्रांस में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट था, इनमें से कौन सा स्टेट को टैक्स देने से छूट था, मतलब उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, हम सबको पता है फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को टैक्स देना नहीं पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले ही टैक्स देते थे, यही देते थे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट बोथ। ठीक है, अगर हम टैक्स की बात करें तो एक चीज़ तुम्हें याद रखना है कि 3 तरह का टैक्सेस के बारे में तुम्हें याद रखना है फ्रांस की सोसाइटी में। जो एक ताइज़, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, TITHES, इसको प्रोनाउंसिएशन ताइज़ कहा जाता है, लेकिन अगर तुम चाहो याद रखने के लिए तीथे भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तीथेस जो था ये किसको दिया जाता था? ये दिया जाता था चर्चेस को। चर्च जो था मेनली क्लर्जी वलर्जी जो थे उसको कंट्रोल करते थे, तो चर्च एक टैक्स लेता था इनसे, वो तीथेस कहते थे। फिर राजा, स्टेट, ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स लेता था थर्ड स्टेट से, उसको कहता था टायले। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टैक्स से पक्का सा सवाल पूछेगा तुम्हें। टाइलिस, ये वाला टैक्स देते थे राजा को। ठीक है, चर्च को देते थे तीथेस, टाइलिस देते थे राजा को, और जो नोबिलिटी वाले सेकंड स्टेट थे जिनको हम फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते हैं, उनको दिया जाता था फ्यूडल ड्यूज़। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्यूडल ड्यूज़। ठीक है, फ्यूडल ड्यूज़ ये किसको देते थे? नोबिलिटी या फिर सेकंड स्टेट वालों को देते थे। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लियरली
टाइज गिवन टू चर्चेस, टाइज डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट और किंग, फिर फ्यूडल ड्यूज टू द फ्यूडल लॉर्ड्स नोबिलिटी वालों को। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का भी सवाल पूछता है, एजर्सन एंड रीजन दे के, ठीक है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। दोनों जो दिया गया है, एजर्सन और रीजन, दोनों को एक साथ में पढ़ना है और देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहले एक देखना है वो सही है, फिर दूसरा पढ़ना है क्या वो सही है, क्या दोनों अलग अलग सही है, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ कोई लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, ठीक है। चलो करके देखते हैं तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। पहला वाला वो बोल रहा है, एजर्सन बोल रहा है कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रांस विटनेस्ड द एमर्जेंस ऑफ ए मिडिल क्लास, ठीक है। हम सबको पता है कि फ्रांस में 18th सेंचुरी के टाइम पे एक मिडिल क्लास एमर्ज हुआ था। मतलब जो एक्चुअली देखो, अगर मैं बात करूं, जो मिडिल क्लास बात अगर हम कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड स्टेट के ऊपर वाला तख्ता था ना, जो बिजनेसमैन थे, है कि नहीं, ट्रेडर थे, या फिर जो लॉयर्स थे, तो ये धीरे धीरे ट्रेड व्रेड करके पैसा वैसा थोड़ा इनके पास हो जाने के बाद उनके बच्चे को पढ़ा लिखा के, तो एक तरह से धीरे धीरे वो और ज़्यादा वेल्दी बनने लगे। तो यही लोग आगे चल के कहलाए गए कि एक न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, न्यू मिडिल क्लास। तो ये पहला वाला सेंटेंस तो सही है, एजर्सन सही है, तो हम कह सकते हैं एजर्सन सही हो गया। उसके बाद देखो, ध्यान दो, रीजन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि द एमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास वाज हैपेंड ऑन एन अकाउंट ऑफ रॉयल पेट्रोनेज। मतलब राजा की मदद से ये मिडिल क्लास एमर्ज हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, राजा तो लूट रहा था, है कि नहीं। तो अगर हमको क्या पता चला कि पहला वाला सेंटेंस एजर्सन सही है बट रीजन जो आर है वो गलत है, तो हम कह सकते हैं कौन सा वाला, एजर्सन इज ट्रू, ऑप्शन सी, बट आर रीजन इज फॉल्स, है कि नहीं। आगे और दो चार करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। एजर्सन सही है, पहला वाला सही है, बट रीजन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्सन बोल रहा है कि देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन इन फ्रेंच सोसाइटी। मतलब फ्रेंच सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था, जी बिल्कुल था, हमको पता है, अलग अलग स्टेट में डिवाइड होता था और भर भर के डिस्क्रिमिनेशन था। तो उसके बाद रीजन बोल रहा है कि फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। यस, ये भी सही है और ये भी सही है। और यहाँ पे ध्यान दो, वो बोल रहा है कि फ्रांस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो किसके बेसिस पे होता था, इसी के बेसिस पे तो होता था, क्योंकि सोसाइटी डिवाइडेड था 3 स्टेट में, है कि नहीं। तो इसका मतलब रीजन सही है, एजर्सन भी सही है, और रीजन एजर्सन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि नहीं, वो उसको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि हाँ इसकी वजह से ही होता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम देख सकते हो, दैट इज बोथ एजर्सन एंड रीजन्स आर ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन, है कि नहीं। जैसे मैंने बताया ये क्यों हो रहा है उसका वजह ये है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वाला बोल रहा है, एजर्सन बोल रहा है कि लुई 16 वाज ए डेमोक्रेटिक किंग, और रीजन बोल रहा है ही वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। भाई ये तो बहुत आसान है, अगर इसको गलती कर रहे हो ना तो तुम्हारे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो रहा है। पहली बात तो लुई 16 कभी भी हम उसको डेमोक्रेटिक किंग कह ही नहीं सकते, एक नंबर का तानाशाह था, पागल था, बकलोल था, उसको हम डेमोक्रेटिक कहाँ कहेंगे। तो पहला वाला एजर्सन गलत है, चलो अच्छी बात है। रीजन कह रहा है कि ही वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। भाई राजा थोड़ी इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो लगाओ दोनों गलत। कहाँ पे, एजर्सन इज ट्रू बट बेकार बेकार। ऑप्शन डी, बोथ एजर्सन एंड रीजन्स आर फॉल्स, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगर तुम देखो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एजर्सन बोल रहा है कि द ईस्टर जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी था, एंड वाज कंट्रोल बाय द फ्रेंच मोनार्क, ठीक है, और फ्रेंच मोनार्क को कंट्रोल करता था। बिल्कुल सही है कि नहीं। मैंने पहले ही डिस्कशन किया, ये ईस्टर जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी था, और पॉलिटिकल बॉडी राजा ही तो कंट्रोल करता था, राजा ही तो क्या करता था, इसको बनाया था, और राजा ही तो बुलाया था, मतलब बुलाता था मीटिंग। तो एजर्सन सही है, चलो ठीक है। द ईस्टर जनरल, रीजन क्या बोला देखो, द ईस्टर जनरल हैड पावर टू मेक लॉ। ईस्टर जनरल का क्या होता था, अपने पास पावर होता था कानून बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मुझे बताओ, ये दोनों तो सही है,
क्योंकि ईस्टर जनरल जो बुलाया गया था 1789 में, किस लिए बुलाया गया था भाई? कानूनी बनाने के लिए तो बुलाया गया था कि टैक्स बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाते हैं, राजा के पास पैसा नहीं है, टैक्स बढ़ाएंगे, तो टैक्स बढ़ाने के लिए बुलाया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही है, लेकिन क्या एक दूसरे को रीजन, मतलब जो रीजन है वो क्या एजर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये उनका साथ ज़्यादा कुछ लिंक नहीं बिठा रहा है। तो हम कह सकते हैं बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, है कि नहीं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ठीक है, वन सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी नहीं, ये दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को करेक्टली रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। ठीक है, दोनों आपस में रिलेशन भी रखते हैं, क्योंकि ईस्टर जनरल पॉलिटिकल बॉडी है जो राजा इसको संभालता है, और ईस्टर जनरल के पास पावर, ईस्टर जनरल के पास पावर भी है क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए। इस तरह का सेंटेंस है ना, मतलब इस तरह का सवाल काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होता है। ठीक है, मैंने भी थोड़ा लिटिल क्वाइट कन्फ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो, एजर्सन बोल रहा है कि तिथेस या ताइज वाज ए स्पेशल टैक्स लेविड बाय द चर्च ऑन पीजेंट्स। जी बिल्कुल, चर्च तो लेता था पीजेंट्स के पास, पीजेंट से। फिर द टाइले वाज ए डायरेक्ट टैक्स। जी ये भी सही है, राजा लेता था। लेकिन यहाँ पे देखो, जो मैंने पिछले सेंटेंस में बोल रहा था क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा कि ये भी सही है, एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है कि नहीं। लेकिन ये रीजन जो है एजर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मतलब वो ये पहला वाला सेंटेंस तो बोल रहा है किसके बारे में? तिथेस के बारे में या ताइज के बारे में, लेकिन दूसरा वाला बोल रहा है टाइले के बारे में। तो ये आपस में कोई ज़्यादा क्या, टोटली कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब रीजन एजर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो कि 1793 से 1794 को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। जी बिल्कुल कहा जाता है कि नहीं? अगर याद होगा तुम्हें 1793 से 1794 तक किसने, रॉबिस्फियर वाला बंदा था। हाँ, रीजन भी देखो बोल रहा है कि ये सही है, हो गया। ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट वॉज एडॉप्टेड बाई रॉबिस्फियर, ये भी सही है। और ये पूरी तरह से उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों रेन ऑफ टेरर कहा जाता था 1793 को से 1794 को, क्योंकि जो रॉबिस्फियर था उसने पॉलिसी अपनाया था सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जो कुछ भी बोल रहा था उनके खिलाफ पकड़ के गिलोटिन में डाल देता था, मार देता था। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, बहुत एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड इट इज़ द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ टाइमलाइन फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, इसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर दो। यहाँ से भी सवाल पूछने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। देखो 1774 में पहले क्या हुआ, 1774 में लुई 16 बिकेम द किंग, लुई 16 बिकेम द किंग या लुई 16 एसेंडेड द थ्रोन, मतलब राजगद्दी में बैठता है या फिर राजा होता है। ठीक है, 1774 में ही हो गया राजा, और उसी साल लुई 15 भी मरता है। अभी मरेगा नहीं तो ये राजा कैसे बनेगा, है कि नहीं। फिर बोल रहा है कि 5 मई 1789 को क्या हुआ कि ईस्टर जनरल को बुलाया गया 175 साल के बाद, है कि नहीं। तुम्हें पता ही होगा पहले कब हुआ था, 1600 पहले, मतलब लास्ट टाइम 1614 में। उसके बाद बुलाया गया 1789 में 5 मई को ईस्टर जनरल बुलाया जाता है। फिर 20 जून को वही ईस्टर जनरल के थर्ड ईस्टर के मेंबर चले जाते हैं कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में, और ख़ुद को वो डिक्लेयर कर देते हैं थर्ड स्टेट। ठीक है, सॉरी, नेशनल असेंबली। थर्ड स्टेट खुद को क्या डिक्लेयर करते हैं, नेशनल असेंबली। फिर 14 जुलाई 1789 को तो सबको पता है वेस्टल फोर्ट को बर्बाद कर दिया गया था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत यहीं से होता है माना जाता है। फिर 4 अगस्त 1789 को, ये मैंने बता दिया है, नेशनल असेंबली क्या करता है, एबोलिश कर दिया, मतलब एबोलिश कर दिया किसको, फ्यूडल सिस्टम को एंड टैक्सेस वगैरह, क्लर्जी उनके भी राइट्स को छीन लिया गया। फिर 1791 को नेशनल असेंबली फाइनली जो ड्राफ्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन उसको कंप्लीट कर लेता है। फिर अप्रैल 1792 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेंबली वार डिक्लेयर करता है किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के खिलाफ। ठीक है, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के खिलाफ।
फिर सितंबर 1792 को क्या होता है, नेशनल कन्वेंशन ने, जो जैकोबिन गवर्नमेंट, क्लब वाला गवर्नमेंट जो था, उन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। फिर 21 जनवरी 1793 को क्या होता है, लुई 16 को मार दी जाती है, गिलोटिन कर दी जाती है। फिर 1793 से 1794 को क्या कहा जाता है, रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, अभी अभी मैंने बताया। फिर 1804 को नेपोलियन राजा बन जाता है, किसका रूलर, किसका रूलर बनता है, फ्रांस का रूलर, ठीक है। नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ द फ्रांस। फिर 1815 को क्या होता है, नेपोलियन वाज डिफीटेड, नेपोलियन हार जाता है, ठीक है, उसको मार दिया जाता है 1815 को। कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। इसका थोड़ा ही जिक्र है तुम्हारी किताब में, डिटेल में क्लास 10 में पढ़ोगे। फिर 1848 में क्या होता है, स्लेवरी वाज एबोलिश, स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। स्लेवरी वाज एबोलिश कब किया गया था, 1848 में, पूरी तरह से स्लेवरी को। और एक चीज़ शायद, और एक डेट छूट गया, दैट इज़ याद रखना, 1946 को क्या हुआ था, फ्रेंच वोमेन जो थे उनको वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। देखो लगभग 80% जो क्वेश्चन का संभावना है, मतलब जो क्वेश्चन, देखो एक ही ये वाला सब कुछ छूट गए हैं, मेरा जो कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। जैसे फ्रांस का नेशनल एंथम क्या था, ठीक है। और भी कुछ कुछ हैं जो छूट गए हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही साथ सबको कवर करना इट्स नॉट ईजी। सो इसको रिवाइज करते रहो, इसको देखो 2-3 बार देखो, इसको रिवाइज करते रहो, अगर चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और इसका जो सेकेंड पार्ट वाला वीडियो आएगा, जो बाकी पॉइंट्स छूट गए हैं उनको भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि कोई भी चांसेस ऐसा नहीं बने जो उससे हमारा मार्क मतलब कट सके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का लेवल भी तुम्हें अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा तुम्हारे एग्ज़ाम में भी, ठीक है। और अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक वाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी थोड़ा मदद मिल जाए, ठीक है, क्योंकि न्यू पैटर्न में ये इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। मैं पूरा का पूरा, अगर ये तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट करना मुझे, फिर मैं बनाऊंगा किसके बारे में, जो नेक्स्ट वाले चैप्टर ज्योग्राफी से, इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, और ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।